हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की होने वाली है। सेमेस्टर सेकंड में जो आपकी हिस्ट्री है, हम लोग उस हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और ये जो आपकी हिस्ट्री है इसका नाम है भारत का इतिहास 300 CE से 1200 CE। अगर आपके पास भी ये बुक है तो ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि हम लोग इस पूरी ही बुक को कवर कर रहे हैं विद नोट्स। तो अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जल्दी से चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि इस बुक की जो आपकी यूनिट 1 है वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। यूनिट 2 भी हमारी पूरी ही कवर है और हमारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 का हमारा चैप्टर 1 भी कवर है। आज हमारा चैप्टर 2 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें चेकआउट करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो अपकमिंग वीडियोस हों उन्हें आप अच्छे से देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 3 है और चैप्टर नंबर हमारा 2 है। इसका नाम है प्रारंभिक मध्यकाल की और वर्धन, पल्लव और चालुक्य संस्कृति का विकास। के जो हमारा प्रारंभिक मध्यकाल था उसमें किस तरह से जो वर्धन है, पल्लव है और जो चालुक्य है, इन संस्कृतियों का विकास हुआ और ये संस्कृति वास्तव में आई थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के यानी हम लोग इस चैप्टर में वर्धन के बारे में, पल्लव के बारे में और चालुक्य के बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए फिर परिचय से देखते हैं। वर्धन, पल्लव और चालुक्य। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में 3 प्रमुख राजवंशों ने अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार किया। वर्धन जो उत्तर भारत में थे, पल्लव जो दक्षिण भारत में थे, चालुक्य जो दक्कन में थे। इन 3 राजवंशों ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इनके शासनकाल और प्रभाव क्षेत्र अलग अलग थे। यानी देखिए, ये तीनों ही जो वंश हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निभाई थी भारत के इतिहास में। बेशक हम कह सकते हैं ये तीनों ही अलग अलग स्थान के थे, अलग अलग क्षेत्र पर इनका कब्जा था, लेकिन हाँ, ये फिर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो पहले हम देखेंगे वर्धन। वर्धन किस तरह से, इसके अंतर्गत देख लेते हैं वर्धन किस तरह से इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लिखेंगे, वर्धन वंश ने उत्तर भारत में छठी सदी में अपनी शक्ति का विस्तार किया। यानी छठी सदी में जो वर्धन है वो अस्तित्व में आया था सही से। यह वंश गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उभरा और कन्नौज तथा स्थानेश्वर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यानी ये सबसे ज़्यादा प्रमुख कन्नौज और स्थानेश्वर में था, जहाँ इसका प्रभुत्व था। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्धन वंश की उत्पत्ति। पुष्यभूति नामक राजवंशों ने अपने नाम के अंत में वर्धन जोड़ा, जैसे प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। यानी देखिए जो पुष्यभूति नामक राजवंश थे, उन्होंने ही अपने नाम के अंत में वर्धन जोड़कर इस वंश की शुरुआत की थी। जैसे कि आपने हर्षवर्धन पूरा अच्छे से सुना होगा कि हर्षवर्धन भी थे। ठीक है, अब हम देखेंगे हर्षवर्धन का उदय। हर्षवर्धन का उदय किस तरह से। हर्ष इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, क्योंकि ये सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे इस वंश के। उन्होंने अपनी बहन राजेत्री के साथ मिलकर कन्नौज और स्थानेश्वर के राजाओं को एकत्रित किया। यानी देखिए, इन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर कन्नौज जो और स्थानेश्वर है वहाँ के राजा को एकत्रित किया था। ठीक है, हर्ष का साम्राज्य। हर्ष ने उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, लेकिन यह साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद टूट गया। यानी इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तृत तो कर लिया, इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु हुई है, साम्राज्य जो था वो टूटने लग गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। स्वांग के अनुसार हर्ष ने राज्य की आय को 4 भागों में बांट दिया था। यानी जो राज्य की आय होती थी उसे 4 भागों में बांटा था। पहला होता था हमारे सरकारी कार्य के लिए, दूसरी थी लोक सेवाओं के वेतन के लिए, यानी जो लोक सेवा होती थी और सरकारी कार्य होते थे दोनों के लिए अलग अलग करा था। तीसरी होती थी हमारी बौद्धिक उपाधियों और पुरस्कारों के लिए, यानी इस टाइम पे जो बौद्धिक उपाधियां होती थी, पुरस्कार होती थी, उनके लिए अलग से पैसे रखे जाते थे। नेक्स्ट होती थी हमारे उपहारों के लिए, यानी अगर हम किसी को उपहार दे रहे हैं तो उसके लिए भी इन्होंने अलग से पैसे रखे होते थे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत में सांस्कृतिक और आर्थिक विकास हुआ, लेकिन इसका साम्राज्य स्थानीय नहीं रहा। यानी हम कह सकते हैं हर्ष का जो शासनकाल था उसमें सांस्कृतिक और जो आर्थिक है वो तो विकास हुआ, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ही जो इनका शासनकाल था वो बिखर गया था, तो ये स्थापित नहीं रह पाया। अब हम बात करेंगे पल्लव की। पल्लव में आप लिखेंगे, पल्लव वंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख वंश था, जिसने 3री सदी से लेकर 9वीं सदी तक शासन किया। इस वंश ने तमिलनाडु और
कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। यानी देखिए ये जो है पल्लव वंश, इसने 3री सदी से 9वीं सदी तक या 9वीं शताब्दी तक इन्होंने राज किया था और इन्होंने तमिलनाडु और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। पल्लव वंश की उत्पत्ति, पल्लव शासकों ने शुरुआत में उत्तर तमिलनाडु के छोटे क्षेत्र पर शासन किया। यानी स्टार्टिंग जो हुई थी ये तमिलनाडु के उत्तर का जो क्षेत्र था, तमिलनाडु का जो छोटा सा क्षेत्र था, वहां से इन्होंने शासन करना शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्षेत्रीय विस्तार। 6ठी शताब्दी से पल्लवों ने अपना विस्तार किया और दक्षिण भारत में एक बड़ी शक्ति बन गई। उन्होंने पांड्य और चालुक्यों के साथ लगातार युद्ध किया और देखिए जो हमारे अब हैं वो धीरे धीरे अपना विस्तार करने लगे और 6ठी शताब्दी में एक बड़ी शक्ति बन गए थे और इन्होंने पांडव और चालुक्य के साथ हमेशा ही युद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक योगदान। पल्लव शासकों ने कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। इनके शासनकाल में मंदिर निर्माण और साहित्य गतिविधियों में भी वृद्धि हुई थी। यानी ये सारी चीजें इनके शासनकाल में बढ़ी थी। अब अगर हम पतन की बात करें तो 8वीं सदी के माध्यम पल्लवों की शक्ति कम होने लगी और अतः चोल वंश ने उसका स्थान ले लिया। यानी 8वीं शताब्दी आते आते पल्लवों की शक्ति कम हुई और पल्लवों के बाद चोलों ने उनका स्थान ले लिया। अब हम देखेंगे चालुक्य को देखेंगे। चालुक्य वंश ने दक्कन क्षेत्र में 6ठी सदी से 8वीं सदी तक शासन किया। यह वंश पश्चिमी भारत और कर्नाटक में अपनी शक्ति का केंद्र बना। यानी इन्होंने 6ठी सदी से 8वीं शताब्दी तक शासन किया था पश्चिम भारत में और कर्नाटक में इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, चालुक्य वंश की उत्पत्ति। चालुक्य का उदय 6ठी शताब्दी में पश्चिमी कर्नाटक और आसपास के क्षेत्रों में हुआ। उन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। यानी देखिए इनका जो उदय हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था और पश्चिम के कर्नाटक क्षेत्र के आसपास में हुआ था और इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे साम्राज्य का विस्तार। चालुक्य ने दक्कन क्षेत्र में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और पल्लवों के साथ लगातार संघर्ष रहा। यानी इन्होंने भी पल्लवों के साथ हमेशा संघर्ष ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पूर्वी चालुक्य की एक शाखा ने आंध्र प्रदेश में डेल्टा क्षेत्र में 631 ईस्वी इस 5 सदियों तक शासन किया। यानी देखिए जो चालुक्य वंश था उसकी एक और शाखा थी जो कि आंध्र प्रदेश में राज्य करती थी या आंध्र प्रदेश में शासन करती थी, जो कि उन्होंने 5 सदियों तक इन्होंने यहाँ शासन किया था। अगर हम इनके पतन की बात करें तो 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को पराजित कर दिया और उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। यानी जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने पल्लवों को पराजित करके उनका जो शासनकाल था उनसे समाप्त कर दिया। अगर हम बात करें तुलनात्मक विशेषताएं कि इन लोगों में क्या तुलनात्मक विशेषताएं थी, तो पहला हम देखेंगे समय सीमा। वर्धन वंश का शासन सबसे कम समय तक रहा, जबकि पल्लव और चालुक्य वंशों ने लंबे समय तक शासन किया। यानी अगर हम तुलना की ही बात कर रहे हैं तो वर्धन जो वंश था उसने सबसे कम शासन किया और पल्लव और चालुक्य ने ठीक ठाक किया था, यानी काफ़ी लंबे टाइम तक कर लिया था। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें क्षेत्रीय प्रभाव की तो वर्धन उत्तर भारत में और पल्लव दक्षिण भारत में और जो चालुक्य हैं वो दक्कन तक सीमित थे या दक्कन इनका प्रभाव क्षेत्र था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक योगदान। तीनों वंशों ने कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। यानी हम तीनों वंशों की बात कर सकते हैं तो इसमें कला, साहित्य और जो वास्तुकला है उसको बढ़ावा दिया। पल्लव और चालुक्य विशेष रूप से मंदिर निर्माण और स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। यानी पल्लव और जो चालुक्य हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा जो मंदिर निर्माण है और स्थापत्य कला है उसको जन्म दिया या उसको वो बढ़ावा दिया था। अगर हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति में आप लिखेंगे संस्कृति का मतलब है लोगों का रहन सहन, उनकी भाषा, धर्म, कला और इमारतें। यानी जो हमारी रहन सहन होती है, हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारी कला और हमारी जो इमारतें होती हैं जिसमें हम रहते हैं या बनाई जाती हैं वो सभी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आ जाती हैं। उस समय की जानकारी हमें किताबें, शिलालेख, मंदिरों और चित्रकारियों से मिलती है। उन्हें देखने और पढ़ने से हमें उस युग की रचनात्मकता, सुंदरता और वैज्ञानिक उपलब्धियों समझ आती हैं। इन चीज़ों को सही तरीके से जानने के लिए हमें स्मारकों को देखना चाहिए। यानी देखिए उस टाइम की जो हमारी संरचनात्मकता, सुंदरता और वैज्ञानिकता थी, इन सभी को हमें पता चलता है जब हम उनकी इमारतों को देखते हैं। और इन सभी को जानने के लिए हमें उनके जो स्मारक हैं उन्हें सही से जानना चाहिए या सही से उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और रंगीन चित्रों के ज़रिए बदलावों को समझा जा सकता है, क्योंकि पहले
बिना रंगीन वाले होते थे, फिर वो रंगीन आने लगे, तो इससे हम जो बदलाव हो रहे थे उन्हें देख सकते हैं। ऐसा करने से हमारी समझ बढ़ती है और हम उस समय को सही ऐतिहासिक ढंग से पता कर पाते हैं या सही ऐतिहासिक ढंग से हम उसे समझ पाते हैं। ठीक है, यह नोट्स आसान भाषाओं में है और हर किसी के लिए समझने योग्य है और बेचने के लिए भी आकर्षक है। चलिए इसे 3 हिस्सों में विस्तार से समझेंगे। यानी ये जो है हम इसे 3 हिस्सों में अगर बांट के पढ़ें तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे भाषाई विकास, दूसरा हम लिखेंगे धर्म और फिर लिखेंगे हम कला और स्थापत्य। तो अब हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ेंगे। भारतीय विकास, भाषाओं और बदलाव और नया जन्म। किस तरह से इस काल में भाषाओं में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था, नई भाषाएं बनी और पुरानी भाषाएं नई शक्ल लेती रहीं। इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। यानी इस टाइम पे नई नई जो भाषाएं थी वो बन रही थी और जो पुरानी थी वो नई शक्लें ले रही थी। किस तरह से, पहला हम लिखेंगे प्राकृतिक और अपभ्रंश का उदय। यानी जो हमारी प्राकृतिक भाषा थी और जो अपभ्रंश भाषा थी उसका उदय हुआ। किस तरह से, इसमें हम लिखेंगे लगभग 600 ईसा पूर्व से मध्य भारत आर्य भाषा का तीसरा दौर शुरू हुआ, जिसे प्राकृतिक कहते हैं। इसमें पहले वैदिक और पुरानी संस्कृति थी। यानी हम कह सकते हैं 600 ईसा पूर्व के मध्य जो आर्य भाषाएं हैं जिसे प्राकृतिक कहा जाता था उसका उदय हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्राकृति से धीरे धीरे अपभ्रंश नाम की भाषा बनी। भाषाविदों ने इसे ऐसा नाम दिया। यानी देखिए जो प्राकृतिक भाषा थी उसी से अपभ्रंश भाषा बनी और फिर हम देखेंगे अपभ्रंश से ही 10वीं सदी के आसपास हिंदी और मराठी नई भाषा बनी। यानी अपभ्रंश से ही बनी हमारी हिंदी और मराठी। ठीक है, इसका मतलब है कि इस समय भाषा बदल रही थी और आज की कई भाषाओं का आधार यहीं से पड़ा। यानी देखिए इसका मतलब है ये इसी टाइम पे जो भाषाएं थी वो बदल रही थी और जो आज की भाषा है उनका भी उदय तभी हुआ था। ठीक, अब हम देखेंगे संस्कृत का महत्व। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे संस्कृत उस समय की साहित्य और धर्म की मुख्य भाषा थी। यह राजाओं के दफ्तरों में इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में लोग इसे एक दूसरे से बात करने के लिए यूज करते थे या प्रयोग करते थे। ठीक है, तो इसका प्रयोग दक्षिण भारत और जो हमारे दक्षिण पूर्वी एशिया है वहां पर बात करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आप इसे में लिखेंगे जैन धर्म के लोग अपनी पुरानी भाषा अर्ध मगधी प्राकृति को जोड़कर संस्कृति की ओर फलने लगे या फिर संस्कृति की ओर बढ़ने लगे थे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस दौरान संस्कृत में कानून और धर्म की कई किताबें लिखी गईं, जिसे कि कात्यायन स्मृति को इस काल की आखिरी स्मृति मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके अलावा संस्कृत में स्मृतियों पर बड़े बड़े भाष्य लिखे गए। संस्कृति पर सहाल का भाष्य इसका पहला और बड़ा उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे दक्षिण की भाषाएं तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। पहले हम देखेंगे तमिल के अंतर्गत आप लिखेंगे भाषा का विकास तेजी से हो रहा था, खासकर भक्ति आंदोलन की वजह से इसे बहुत बढ़ावा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कन्नड़ और तेलुगु भी साहित्य की भाषा बन गई थी, क्योंकि आगे चल के कन्नड़ और तेलुगु में भी साहित्य लिखा जाने लगा था। ठीक है, अब आगे चलेंगे कन्नड़ के बारे में देखेंगे। कन्नड़ में दुर्वितिन नाम का लेख हुआ जो 6ठी शताब्दी में गंगवंश का राजा था, जिसने कन्नड़ में लिखकर इसे चूर कर दी। यानी इन्होंने एक लेख लिखा था जिसकी वजह से 6ठी शताब्दी में जो कन्नड़ भाषा थी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तेलुगु में जनाश्रय चंद्र नाम का एक शास्त्र का ग्रंथ मिला। ये 5वीं 6ठी शताब्दी का है और दिखाता है कि तेलुगु और साहित्य भाषा बन गई और इसी वजह से जो तेलुगु है वो एक साहित्य भाषा बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इस समय की कोई पुरानी किताब नहीं मिली है, लेकिन शिलालेखों और बाद के लेखों से पता चलता है कि राजाओं के समर्थन से यह भाषाएं बढ़ रही थी। यानी पहले कोई ऐसे किताबें या फिर कोई प्रूफ वगैरह तो नहीं मिला, शिलालेख वगैरह तो नहीं मिला, पर हाँ ये पता चलता है शिलालेखों से कि इसका जो समर्थन था वो राजाओं द्वारा किया जा रहा था। अगर हम महत्वपूर्ण बात की और ध्यान दें, इस काल में भाषाएं बदल रही थी। प्राकृतिक और अपभ्रंश से हिंदी और मराठी जैसी नई भाषाएं बनी। यानी इस काल के दौरान जो भाषाएं थी वो बदल रही थी। प्राकृति से जो
अपभ्रंश है वो बनी, अपभ्रंश से हिंदी और मराठी बनी थी। संस्कृति का दबदबा बना रहा था और दक्षिण में तमिल, कन्नड़, तेलुगु का विकास हुआ। यह आज की भाषाओं की नींव है। यानी देखिए आज भी हम कह सकते हैं जो दक्षिण के क्षेत्र हैं वहाँ पर तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं बोली जाती हैं, जो आज की भाषाओं की एक तरह से नींव के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है हमारा धर्म विविधता और आंदोलन। किस तरह से ये वाला जो टॉपिक है वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप इन सभी नोट्सों की सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। यहाँ आपको ये सारे ही फीचर्स देखने को मिलेंगे। एंड जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है और आपके जो और सब्जेक्ट हैं उन सभी के नोट्स इस ऐप पे मिल जाएंगे। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।